लेकर राजनीति में, और वो भी में, जिनको लेकर कहा गया कि बिहार की वो कानून व्यवस्था जिसको कोई ठीक नहीं कर पाता था, वो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पूरी तरह से दुरुस्त कर दी थी। लेकिन आज बिहार फिर से दहशत में है, हिंसा पर उतारू है। लूट एक तरीके से जेडीयू में दिखाई मुश्किल है, यानी कांटे ही कांटे भरे। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आज की उस बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई से जो बातचीत की है, साक्षात्कार दिया है, उसमें निकलकर सामने आई 5 बड़ी बातें। विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की मजबूती का उन्होंने जिक्र किया। रक्षा मंत्री के साक्षात्कार में, और साथ में रक्षा मंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री, माफ कीजिएगा, के साक्षात्कार में कई बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने 5 बड़ी बातें बताई। पहली, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा जो सरकार पर सवाल उठाए गए, उनके संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार के रक्षात्मक या उदार खड़े हुए उस पर भी विदेश क्यों नहीं मिली। ये राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की कोई ताकत ही नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन, तमाम चीजों को लेकर बात करते हैं, लेकिन वो असल में तो राजनीति ही कर रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ संबंधों के बारे में भी विदेश मंत्री ने बात कही। उन्होंने कहा कि गल्फ राष्ट्र के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब आपकी मानसिकता वोट बैंक की हो तो आप विदेश नीति और इसे क्रियान्वित करने के बारे में गंभीर नहीं होते। गल्फ राष्ट्र का मानना है कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है, मान कर रहे थे। और खासकर पहले उन्होंने कुछ बयान दिए, उसके बाद अपने बयानों से वो पलटे। उसको लेकर सीधा हमला राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी इस खास बातचीत में जो एएनआई को इंटरव्यू दिया है उसमें बोला। और चलिए अब एक बार फिर से लौटते हैं उसी खबर पर, यानी कि नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू से अगर आज बेबस कुमार बन गए हैं तो उसके पीछे की राजनीति और मजबूरी आखिर है क्या। जरा नजर डालते हैं उन बयानों पर जो इस बेबसी का इजहार करते हुए। आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना, जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो इस साइड का कितना होगा वो तय, और लोग बात कर लेंगे। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एक हो जाए, ताजा पाए तो नहीं है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। 14 में जीते मोदी जी की अगुवाई में, 19 में और जीते, 24 में और जीते। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। यहाँ पे समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू, कि आई लव यू कौन कहेगा, ये एक है, पहले कौन आई लव यू कहे। देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो 2024 में जो लड़ाई होने वाली है सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसकी चर्चा तो हो रही है और उस पर निगाहें भी सबकी लगी हुई हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में जो लड़ाई चल रही है, जरा आज उसकी की बात कर लेते हैं। और ये लड़ाई पार्टियों में तो चल ही रही है, जेडीयू में तो चल ही रही है, आरजेडी की तरफ से तो लगातार नमूना दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ये लड़ाई सड़कों पर भी दिखाई दे रही है और वो हिंसा के रूप में दिखाई दे रही है। पटना जल रहा है और कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ महज 35 किलोमीटर दूर अगर इस तरह से वारदात होती है,
पुलिस को लेकर पुलिस के साथ ही हाथापाई की नौबत आ जाती है। पुलिस तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश की राजनीति के लायक खुद को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, वो कितना बड़ा एक दांव खेल रहे हैं। चलिए, बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गया। मैं परिचय अपने मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त रितु जायसवाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल की, जुड़ेंगी, जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगी। और हमारे साथ फजल इमाम मलिक जी भी जुड़ गए हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अपनी पार्टी लेकर निकले हैं RLJD, उसके साथ हैं। और जरा उनके मंसूबों पर भी बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं जरा रितु जायसवाल जी आप ही से बात करूंगी। ये जो पटना की सड़कों पर हो रहा है और जो बेबसी दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से, इसका जिम्मेवार किसको माना जाए? देखिए, क्राइम चाहे पटना की सड़कों पे हो या यूपी के किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, क्राइम क्राइम है। और आंकड़ों से स्पष्ट है, अब तक जो एनसीआरबी के जो आंकड़े रहे उसमें स्पष्ट है कि यूपी में क्राइम जो है वो पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है और उसके बाद के नंबर पे बाकी के राज्य आते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम आंकड़ों पर जाएंगे, और हमें आंकड़ों पे ही जाना चाहिए, दुखदाई कहीं भी अगर क्राइम होती है तो दुखद है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, भाजपा शासित राज्य हो या कोई अन्य शासित राज्य हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीजें सही नहीं है। और एनसीआरबी के डेटा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, भाजपा का एक फ्रस्ट्रेशन है, रितु जायसवाल जी कह रही है, लेकिन कि क्राइम खत्म हो गई, क्राइम है जैसे बाकी जगहों पे है, यहाँ पे भी है। और क्राइम खत्म होने की कोशिश जैसे बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वैसे यहाँ के भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ओके, रितु जायसवाल जी, आंकड़ों पर जाना होगा, ये आपने कहा है अभी, अगर मैंने सही से सुना हो तो एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही जाना होगा। ये भी आपने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। 2019 में बलात्कार की जो घटनाएं पूरे बिहार में दिखाई देती थी वो 730 थी, लेकिन 2021 में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से वो बढ़कर 786 हो जाती हैं। डकैती की घटनाएं अगर हम देखें तो 2020 में 222 होती हैं, जो कि 2021 और अब बढ़कर 267 हो जाती हैं। अपहरण की घटनाएं 2021 में 10,707, 2020 से तुलना करें 7,888। एनसीआरबी के डेटा आंकड़े बताइए। हम ओवरऑल पे बात कर लेते हैं, ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं। ओवरऑल रैंकिंग की नहीं, अभी बिहार पर चर्चा है मैडम, बिहार पर चर्चा हो रही है। तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, पुलिस जो है वो पस्त है और डकैती मस्त है, इस पर बात हो रही है। रैंकिंग में यूपी टॉप पे है। मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करूंगी, उत्तर प्रदेश के लोगों से करूंगी, उत्तर प्रदेश के नेताओं से मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगी, लेकिन बिहार के जानकारी के लिए बिहार के नेताओं से मैं बात कर रही हूं और अभी बिहार की सड़कों पर। तो मैं भी वही कह रही हूं कि ओवरऑल अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो टॉप रैंकिंग पे यूपी है क्राइम के मामले में। और बिहार में जो ज्यादातर मामले हैं वो जमीन जायदाद को से रिलेटेड मामले होते हैं और उससे संबंधित केसेस होते हैं, जो कहीं पर घरेलू होते हैं, किसी नियोजित क्रिमिनल के द्वारा किए गए हुए नहीं होते हैं, जैसा कि यूपी में होता है कि मर्डर किया और ये वो इस तरह की चीजें, वैसी यहाँ पर नहीं है। होना दुखदाई है, मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, कहीं भी हो क्राइम होना दुखदाई है, कंट्रोल किया जाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे मुख्यमंत्री कहीं के भी हो, और क्राइम कहीं भी घट रही हो। रितु जी, मैं सिर्फ आपसे विनम्रता से सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आपने क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों का जिक्र किया, आपने ये भी स्वीकारा कि जब जमीन जायदाद के ही मामले होते हैं जिस पर लोगों का मर्डर हो जाता है, ठीक है, ये बात भी मैंने आपकी मान ली, लेकिन पुलिस किस लिए है? पुलिस भागने के लिए है या पुलिस उसको भागने के लिए है? पुलिस को किसके बारे में बोला गया है? पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही है, चाहे फिर मैं कहूंगी चाहे वो बिहार का हो या यूपी का हो। हमने देखा था एक मैटर जिसमें कि पुलिस जो है वो यूपी में एक होटल में घुसकर हत्या करती है। आपकी सुई यूपी पर क्यों अटक रही है रितु जी? आपकी सुई घूम फिर के यूपी पर क्यों जा रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे बात हो रही है ना, तो हम योगी आदित्यनाथ पर बात नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पर घूम फिर के यूपी क्यों आ रहा है? राजनीति की बात कर लीजिए ना, तो फिर क्राइम की बात क्यों करें? राजनीति की बात कीजिए फिर। तो क्राइम पर जवाब नहीं है क्या? क्या क्राइम पर जवाब नहीं? आंकड़ों की ही बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जरा राजनीतिक तौर पर इस डिबेट को ले जाऊंगी कि बिहार में अगर सब कुछ हो रहा है तो इशारा यूपी की तरफ है रैंकिंग को लेकर, जो बात यहाँ रितु जी कह रही है। धनंजय गिरी।
बिहार और चर्चा यूपी से करते हैं, अगर देखने में आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एनसीआरबी का डाटा आप क्या देख रही हैं? अपने मंत्रियों का प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। आप कह रही है कि पुलिस भागेगी नहीं। अरे जब मंत्री अपराधी है तो संतरी भागेगा नहीं तो करेगा क्या? जब मंत्रियों का आप उठा कर देख लीजिए, कानून मंत्री फरार, न 10 नाखून निकालने वाला मंत्री सुधाकर सिंह मंत्री भगा दिए गए। मंत्रियों का बायोडाटा आप उठा कर देख लीजिए, संतरियों को भागने का खुलाचे मार रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, होली के बाद दिवाली मनाऊंगा। ये आरजेडी के नेताओं ने साफ साफ तौर पे घोषणा कर दी है। और नीतीश जी की स्थिति ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री निवास से 35 किलोमीटर दूर पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये पोस्टर मुंह चिढ़ा रहे हैं। नहीं, धनंजय गिरी जी उन्होंने ये बात कही थी, ऋतु जी ने ये बात कही कि जो डेटा मैंने दिखाया एनसीआरबी का, ये उस टाइम का है जबकि बीजेपी के साथ ही आप सत्ता में थे, तो उस टाइम पर भी ग्राफ जो था वो बढ़ रहा था। ये बात उन्होंने कही है अभी। मैं इसका भी जवाब देता हूं कि जब से हम लोग शासन में साथ रहे, पिछले लगभग 19 सालों से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री है, वही पिछले 19 सालों का हिसाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी देंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन भी उनके पास है, गृह मंत्री भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही है। हाँ, अपने दलीय हित को और देश के प्रदेश के हित, ये भाजपा को इसका जवाब नहीं देना, जवाब इसका नीतीश जी को ही देना। नहीं, नीतीश जी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश जी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब तो जवाब लल्लन सिंह जी ने दे दिया है, और इसीलिए जो जवाब जिनसे मैं ले सकती हूँ अब वो जुड़ गई हैं हमारे साथ में। अनुप्रिया जी, प्रवक्ता है जेडीयू की। अनुप्रिया जी, बात तो यहाँ पर अभी पटना की सड़कों पर जो है उसकी हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब कुर्सी की बात आई गई है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कुर्सी असली चला कौन रहा है? तो जवाबदेही किसकी तय की जाए? नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी यादव की, या किसकी तय की जाए? पुलिस तो क्योंकि बेबस है, तो तय तो किसी की करनी पड़ेगी ना अभी जो चल रहा है पटना की सड़कों पर। रीमा जी, एक बात तो धनंजय गिरी जी पहले बता दें कि 19 साल का ये वाहवाही लूटेंगे सरकार में सत्ता पे थे कि इसका वो ढिंडोरा पिटेगी कि सुशासन खराब, सुशासन की सरकार नहीं थी। पहली बात, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। या तो ये अपने नेता की नहीं सुनते हैं, या तो ये अपने शासनकाल की बुराई कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं मुद्दे की बात आती हूँ कि जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा पे बैठे हैं, आज जिस घटना पे हो रही है, 2 दिन पहले जिस तरह की घटना हुई बिहार में या पटना में, मैं कहूँ यह 2 गुटों की लड़ाई की घटना थी। आप ये इतिहास रहा है कि जब जमीन की जब लड़ाई होती है इस पे किसी का काबू नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यह हमारे शहर में घटना हुई है, हमने इसकी जिम्मेदारी ली। विदिन हाफ एन आवर वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने आज तक वहां पुलिस छावनी बना के वहां रखी है। ऐसी कोई भी घटना दोबारा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये 2 गुटों के बीच की लड़ाई थी। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती हूँ, और यहाँ सुशासन की सरकार है। मैं इसलिए कहूंगी कि जो भी अपराधी है वो सलाखों के पीछे होंगे, किन्हीं को बक्सा दी जाएगा। ओके, और अब मैं अनु पर बात करना चाहती हूँ। सुशासन बाबू से लेकर ये जो बेबसी दिखाई दे रही है नीतीश कुमार जी की, ये बेबस उनको किसने बनाया है? अपनी पार्टी ने बनाया है, तेजस्वी यादव ने बनाया है, 2024 के एजेंडे ने बनाया है? किस तरीके से वो बेबस बने हैं, इसका जवाब चाहूंगी आपसे। रीमा जी, मैं आपके सवालों को खारिज करती हूँ कि क्योंकि ना बिहार के मुख्यमंत्री, ना बिहार की जनता कोई भी बेबस नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्याय के साथ विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है। जब 2005 में हम सत्ता में थे, 2022 में, तब भी और आज भी सुशासन की ही सरकार है। क्योंकि अगर हम कहें कि जीरो क्राइम की बात हम किसी राज्य में नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं बिहार में ये घटना हो गई, नहीं, बिहार में अगर ये घटना हो गई और देश भर में ऐसे प्रसारित करे जैसे यहाँ जंगल राज की बात हो रही है, तो अगर यूपी में घटना होती है तो उसको हम मंगल राज। पार्टी में जो स्थिति है बेबसी की, मैं उस पर चर्चा करना चाह रही थी कि राजनीति में जो बेबसी दिखाई दे रही है नीतीश बाबू की, वो किस लिए हो गई है? देखिए रीमा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आने वाला समय युवाओं का है। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक व्यक्ति ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी, क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति करते नहीं है कि हम उत्तराधिकारी की बात करें। मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुनेगा। हमारे आपके कहने से मुख्यमंत्री कोई बनने वाला तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा आने वाले समय युवाओं का है, और वो कौन होगा मुख्यमंत्री ये समय बताएगा। बेबसी बिल्कुल भी नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार है, 7 दलों का गठबंधन है, और ये बात आप कह रहे हैं कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा युवाओं की सरकार होगी, तो आप कह रहे हैं कि 3 बार अनुप्रिया जी 3 बार
2025 में तो वही होंगे। और जरा एक मिनट, हाँ, युवा की बात नहीं की थी, नाम लेकर तेजस्वी यादव का बार बार वो डिक्लेयर कर रहे थे कि 2025 में अब सब कुछ उनके हाथ में। और अब तो आपके आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी, उन्होंने तो आज ही कह दिया है कि होली के बाद ही तख्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे। तो क्या अपने विधायक की बात को भी आप दरकिनार कर रही हैं? अब आप विधायक की बात करेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी की बयान की बात करेंगे, मैं प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता के रूप में मैं जेडीयू की बात करूंगी। अब बार बार मैं कह रही हूँ कि इस संदर्भ को अगर आप वैसे ले जा रही हैं तो आपकी इच्छा है वो आप ले जा सकती हैं, बट मैं फिर कहूंगी कि उन्होंने एक ही शब्द कहा कि युवा आने वाले समय में बिहार को नेतृत्व करेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं राजनीति में बिहार में वो 74 के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो उनका ये संदर्भ था। मुझे लगता है कि अगर आप जस्टिफाई करना चाहेंगे तो आप अपने चैनल पर बयान चला लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी। ठीक है, मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, अनुप्रिया जी। और युवा, मैंने कहा कि युवा कोई भी हो सकता है, युवा जेडीयू से हो सकता है और आरजेडी से भी हो सकता है। ओके, चलिए, आपने क्लियर कर दिया। फजल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस पूरी राजनीति के बीच में सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आप लोग क्या साथ लेकर गए, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए, उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा चुनौती भी दे दी, चैलेंज भी कर लिया, लेकिन हाथ में तो कुछ आया नहीं है। कितने लोग आपके हाथ आए हैं जेडीयू से निकलकर? अभी तो सब लोग खड़े तो नीतीश कुमार के साथ ही हैं, ललन सिंह के साथ ही हैं, तो चुनौती क्या है फिर? एक बहुत अच्छा शेर है रीमा जी के, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे हाथ क्या आया, हमारे हाथ बिहार की आवाम आई है। हमारे हाथ लाखों करोड़ों लोगों की जो जन भावनाएं जुड़ी हैं वो हमारे हाथ आई है। अभी अनुप्रिया जी ने जो सवाल आप उनसे बार बार कह रही थी और वो बार बार उसे टाल रही थी, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की बात जो जिसकी बात चर्चा आपने की, उन्होंने साफ नाम लेकर तेजस्वी जी के बारे में कहा कि अब आगे का नेतृत्व ये संभालेंगे। और कल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने ये कहा कि हमने कहा है ऐसी बात। हम लोगों का विरोध तो इसी पे था कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने विवेक से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों से घिरे हुए हैं, उनके आसपास एक कॉकस है, एक गैंग बना हुआ है जो उन्हें अपने तरीके से संचालित कर रहा है। कौन लोग हैं वो? कौन सा गैंग है? कौन से लोगों का गैंग है वो? कौन लोग हैं वो? आदरणीय ललन सिंह जी की अगुवाई में देखते होंगे चमकते हुए चेहरे हैं, कई बहुत सारे चेहरे हैं जिनके रहते हुए जदयू पिछले 14-15 साल में 40 लाख से सदस्यों से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन जब रालोसपा का विलय हुआ 2 साल में हम लोगों ने उस सदस्यता को 77 लाख तक पहुंचाया था। जदयू को ये भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हम बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जदयू कमजोर हो रही है, कोर वोटर छिटक रहे हैं, और 3 उपचुनाव में हम लोगों ने इसे देखा कि हमारी हार हुई दो जगह। एक जगह हम जीते भी, यानी महागठबंधन जीता भी, तो वो महागठबंधन की नहीं, किसी व्यक्तिगत निजी छवि की वजह से जीत हुई। तो हम इसी चीज का तो विरोध कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, जिनमें हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की छवि देखी थी, वो शुरुआत के दौर में जिस तरह बिहार को बहुत आगे ले जा रहे थे, अब 3-4-5 सालों से वो एक खास कुछ लोगों से घिर गए हैं जो लोग अब पार्टी को संचालित कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड फजल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पार्टी में किसकी बात बड़ी मानी जाएगी, नीतीश कुमार की या ललन सिंह की? नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी सौंप रहे हैं, ललन सिंह कुछ और कह रहे हैं। दोनों में अभी पावरफुल कौन है भाई? अध्यक्ष और सीएम दोनों की लड़ाई में। उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी तो हम लोगों को इसी का तो विरोध कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लोग चला रहे हैं। जैसे ललन सिंह ने जिस तरह से कल कहा कि हमने कहा है तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसी बात के तो हम लोगों ने बार बार जिक्र किया कि आप ऐसे जो चौकड़ी आपके पास उससे बाहर निकलिए, अपने विवेक से काम कीजिए और जदयू को पटरी पर लाइए, जदयू को मजबूत बनाइए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसी वजह से हम लोग बाहर निकले और अपना एक तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेबस हो चुके हैं? आप ये कह रहे हैं बेबस हैं, एकदम बेबस हो चुके हैं। वो अपने विवेक से कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
आप राष्ट्रीय जनता दल की आपने जिक्र किया कि होली दिवाली सारी के तेजस्वी को सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आते हैं का जिक्र बार बार हो रहा है राजद की तरफ से। तो ये डील क्या हुई है, इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया कि ये क्या समझौता हुआ, हमसे क्या बात छुपाई जा रही है, बिहार की जनता से छुपाई जा रही है। और फिर क्या उसी 15 साल बनाम 15 साल की जो लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव में आपने लड़ी, यानी नीतीश जी ने लड़ी थी, क्या फिर उसी 15 साल की तरफ ले जाने की तरफ एक कदम आगे तो नहीं बढ़ा? ठीक है धनंजय गिरी जी, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी में बीजेपी के नेता ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि प्रदर्शन जब आपके साथ भी थे तो ठीक है, मोदी जी के नाम पर, क्योंकि उनके चेहरे पर ही वोट पड़ा, इसलिए उनका प्रदर्शन भी ठीक रहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन वो 2019 में तो दिखाई नहीं दिया। बीजेपी खेमे में इतनी खुशी क्यों है? नहीं, बात खुशी की और दुख की नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सच के साथ खड़ा होने का साहस करता है, उसको स्तुत्य प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि भाई क्या डील है ये बताया जाए। जब नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी कि हमारे अगले जो नेता होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि उन्होंने जदयू में हर व्यक्ति को नकारक कह दिया कि जदयू में एक भी व्यक्ति इस लायक नहीं है कि जो मेरा उत्तराधिकारी हो सके। पूरे जदयू पार्टी को उन्होंने कहा कि हु आर यू, और उन्होंने आरजेडी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कम से कम एक आदमी सच बोलने वाला, उसके सामने खड़ा होने वाला निकला। सच कहना अगर बगावत है तो हाँ, हम भी बागी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बगावत और सत्ता रहेगा, उन्होंने खुले शब्दों में कहा, और बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत भी निभाजी यही है। उन्होंने इस सच को सच कहा है, उसी का ओवरकम करने की लीपापोती जो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि नीतीश की नीयत से वफा चाहते हो, बड़े नासमझ हो, ये क्या चाहते हो। नीतीश अगर किसी के साथ वफा करेंगे, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं होगी, इसकी उम्मीद तो तेजस्वी को भी नहीं होगी, आरजेडी को भी नहीं होगी। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार किसी के हुए नहीं आज तक, तो उनके कैसे हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो कभी नहीं निभाने के लिए किया। इसलिए आरजेडी की बेचैनी और उनकी बेबसी, जो कुलबुलाहट है, छटपटाहट है, वो बिल्कुल जायज है। वो जानते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये सत्ता हथिया लिया जाए। नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, और तेजस्वी जी ने उनको पहले से नाम दिया हुआ है पलटू चाचा, तो कहेंगे बेटा तुमने जो मुझे नाम दिया था मैंने उसे राम धन्य कर दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लालू जी ने भी बताया हुआ है कि नीतीश जी के पेट में दांत है। हालांकि उसकी लोकेशन सिर्फ ललन सिंह जी जानते हैं। उन्होंने मुंगेर में मंच से कहा था कि वो दांत कहाँ है, उसकी लोकेशन सिर्फ मैं जानता हूं। तो इस परिस्थितियों में, इस गठबंधन की गांठों के बीच में, ये तमाम जो गांठें जो गठबंधन में आपको दिख रही है, ऐसे में बिहार कहां जा रहा है, बिहार का भविष्य कहां जा रहा है, बिहारी कहां जा रहा है। बिहार लगातार पलायन कर रहा है, लगातार रुंदन कुरुंदन कर रहा है। बिहार में बालू और बोतल में फंसा हुआ बिहार है। बिहार में शराब पीना मना है, खून पीने की पूरी आजादी है। अपराधी दिन रात लोगों का खून पी रहे हैं। आम आवाम आज शाम को घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग घर से निकलते हैं समय से और समय से लौट आते हैं। अंधेरे का राज ऐसा कायम हुआ है कि अंधेरे के पहले आपको लौट आना है। बिहार में नीतीश के वादे पर भरोसा है। और हमारे भाई ठीक कह रहे हैं कि उपेंद्र जी ने पूछा कि डील क्या है, इसको खोल तो दीजिए, इसको पर्दे से लेकिन उन्होंने एक नीतीश जी का नारा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नहीं, पर्दा उठ चुका है, पर्दे में अब बचा ही क्या है, पर्दा तो उठ चुका है। और इसीलिए हमारे साथ अनंत विजय जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन अनंत जी, मैं आपके पास आऊं, जरा एक रिएक्शन मुझे अनुप्रिया जी से लेना होगा। जो बात यहाँ पे धनंजय जी ने कही है, मैं वही जानना चाहती हूँ कि इसी के दम पर 100 सीटों पर बीजेपी को सिमटाने की बात हो रही है, वो चैलेंज दिया जा रहा है, इसी दम पर कैसे होगा? बस एक जवाब मुझे देना है कि प्रधान, अगर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक मिनट करेक्ट कर दूं। जो बात आज के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। 2020 में, अच्छा कहा 2020 के परिप्रेक्ष्य में जो बात थी वो 2020 में थी। अब तो 24 के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है ना, और आज के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। बहुत बढ़िया कहा। अगर आज पटना की सड़कों पर खौफ है तो आज की बात होगी, 2020 में नहीं था तो तब की बात थी, तो अब की बात हो रही है। रीमा जी, 5 महीने में बिहार में यह होने लगा है कि बीजेपी की अगर साथ में होती तो सरकार यहाँ सुशासन की होती है, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं होती, यहाँ दुशासन की सरकार होती है। यह नीति मुझे समझ में नहीं आता। ये बगल के प्रदेश में देखने बात जो कर रहे हैं, डील हमारा यह क्या है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि भाजपा के आने से पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में। कहीं भी रोजगार की बात नहीं होती है, कहीं भी आप महंगाई पे बात नहीं करते। कहां गए वो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो गैस सिलेंडर लेके माथा पर घुमा करते थे कि सिलेंडर का दाम, समीर महासेठ बिहार के मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री। बिहार में बेरोजगार
इतने ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से सड़कों पे वो हिंसा पर उतारू हो गए हैं। महंगाई बिहार में इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से बिहार की सड़कें हिंसा पर उतारू हो गई हैं। और बिहार के को लेकर उन्होंने बात की थी, उन्होंने केंद्र को लेकर बात नहीं की थी। आपके मंत्री खुद ही बोल रहे हैं बात। कहाँ गए वो रोजगार के दावे, कहाँ गए वो नौकरियों के दावे, कितने लाख रोजगार दिए जाएंगे। हमने कहा कि बिहार के पास ही अपनी सुविधाएं कम है, हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम पिछड़े हैं, लेकिन कभी भी अनुप्रिया जी होती है बीजेपी तो बिहार के साथ में छल करने का इनका नीति रहा है। इसीलिए हम इनके नीति के कारण ही इनसे अलग हुए। पहली बात, इनका क्या था, जिसके गठबंधन में रहेंगे उसके पार्टी को तोड़ देंगे, एक पहली मामला था। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है। आपने पार्टी में देखा कि आपके पार्टी में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है बीजेपी में जो बिहार को चला सके। ये मजबूरन बार बार धनंजय जी बार आपने जो खून पसीने की जो कमाई का आप कहते हैं, आप कमा लेते हैं, अनुप्रिया जी बनाते। मैं कहती हूँ कि आप बना लेते ना खुद से सरकार, लेकिन आपके पास ना चेहरा है, न नियत है, न नीति है कि आप बिहार के शासन को चला सकते हैं। अनंत विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ में आप रहे और रहेंगे, आप नीतीश कुमार के साथ में। अनंत विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी अनुप्रिया जी, जो आपने अभी बात कही विशेष राज्य का दर्जा और तमाम चीजें की केंद्र की योजनाओं का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो जब एक बड़े मंच से स्वेरिंग सेरेमनी के बाद में तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर ऐलान किया था ना कि सरकारी नौकरियां 2.5 लाख से ज्यादा मिलेंगी, और नीतीश कुमार ने कहा था अब तो 10 लाख से ज्यादा मिलेंगी, हर महीने 2.5 लाख नौकरियां आ जाएंगी, तो फिर तब भी ये वाली बात बोलनी चाहिए थी कि हम केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट है, हम कोई वादा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बनने के बाद, डिप्टी मुख्यमंत्री बनने के बाद हम कोई वादा नहीं कर सकते। एक बार मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक बार बिहार को फिर से देखेंगे और बिहार में जो योजनाएं आ रही है उसको देखेंगे। अनुप्रिया जी उसी वक्त की बात बोलनी चाहिए थी ना, फिर 5 महीने बाद सुर नहीं बदलने चाहिए, 5 महीने में सुर नहीं बदलने चाहिए, तब भी बात वही होनी चाहिए थी। जनता, क्योंकि तब जनता वहां का जो रोजगार पाने के लिए युवा जो था सड़कों पर, वो आपके वादे में आ गया था, वो आपके वादे में आ गया था। चलिए मैं जरा अनंत विजय जी को डिबेट में लाना चाहती हूँ। अनंत विजय जी, जो एक मुद्दा है आज, बात जरा नीतीश कुमार की बेबसी पर हो रही है, और वो बेबसी सुशासन बाबू से उनका जो तमगा हटा उसकी भी हो रही है। वो बेबसी जो कि जेडीयू में वो कोई बात कहते हैं, ललन सिंह उसको मना कर देते हैं, उस बेबसी की बात हो रही है। आखिर वो क्या है? देखिए रीमा जी, मैं बिहार की राजनीति को बहुत समय से, बहुत करीब से देख रहा हूँ। नीतीश जी के बारे में ये कहना कि अभी वो बेबस हो गए हैं, ये थोड़ी सी जल्दबाजी है। नीतीश बाबू बहुत ही जिसको कहते हैं कि राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिनको राजनीति की सारी कलाबाजियां और राजनीति के सारे चाल, राजनीति की चौसर सबका ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है, बिहार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि नीतीश बाबू की मर्जी के बिना ललन सिंह कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह अपनी मर्जी से नीतीश बाबू के बात को काट देंगे। ये दोनों में एक सामंजस्य होगा कि मैं ये कहूंगा, आप ये कहना, और उसके बाद देखते हैं राजनीति पर क्या इसका असर होता है। तो मुझे लगता है कि इसको हमें अकाउंट फॉर करते हुए नीतीश बाबू की बेबसी पर बात करना चाहिए। ये अनायास नहीं है कि एक व्यक्ति, वो चाहे सबसे छोटे सबसे कम विधायक उसके पास हो, चाहे अधिक विधायक हो, वो लगातार 19-20 सालों से मुख्यमंत्री बना हुआ, ज्यादा ही बल्कि, तो उनको बेबस दिखाना ये उनकी राजनीति का। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि मुंगेर में ललन सिंह ने कभी कहा था जब वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे कि नीतीश बाबू के पेट में, मतलब अतरी में दांत है या समथिंग लाइक दैट। धनंजय गिरी ने बात कही थी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था कि जो वो बात ललन बाबू कह रहे थे, नीतीश जी को अगर थोड़ा सकारात्मक तौर पर देखा जाए तो नीतीश बाबू के पेट में राजनीति पलती है, और वो जानते हैं कि कब राजनीति के किस चाल को चलना है और कहां सटीक बैठाना है। ये अनायास नहीं है कि वो कभी तेजस्वी के साथ, अभी कल ही परसों मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई मैंने तो उनसे कहा कि ये छापेमारी और आदि की कौन सी घटनाएं होती है इसका मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है, सीबीआई और ईडी का हम जानते नहीं है, इसलिए आप ही सफाई दो इस पे। तो वो पुराना वीडियो होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद लालू यादव कह रहे हैं कि ये पता नहीं क्या क्या, जो भी सबको ज्ञात है कि लालू यादव की राय सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के बारे में
सरकार बनने के पहले क्या थी। हाँ। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो अभी कर रहे हैं उसको थोड़ा ठहर कर देखा जाना चाहिए। ये इतनी जल्दीबाजी में नीतीश कुमार को जज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीति के हाथ पांव, मतलब वो सोते जागते सब समय राजनीति ही तो करते मतलब हैं। कि ये जो स्टेटमेंट है ये दिलवाया गया है, ललन सिंह ने ऐसे ही नहीं कहा, ये उनसे कहलवाया गया है। मेरा रीमा जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना ललन सिंह पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। उनकी बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी हैसियत अभी नहीं है कि वो नीतीश कुमार कुछ बोले और उसको काट दें। इस हैसियत में अभी ललन सिंह है नहीं। तो बिना नीतीश कुमार से पूछे उन्होंने किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। ये तय हुआ होगा कि मैं ये बोलूंगा, आप ये बोलना, भ्रम की स्थिति बनेगी और उसी भ्रम की स्थिति का राजनीतिक लाभ हमारी पार्टी लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यही तय हुआ होगा। रितु जी, ये मैसेज तो आपके लिए है फिर। तेजस्वी यादव को अगर डिक्लेयर पहले नीतीश कुमार 3 मंचों से कर चुके हैं और आज जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं पार्टी का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कितने अच्छे ताल्लुक हैं, इतनी पुरानी दोस्ती है, वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो ललन सिंह ने ऐसे ही तेजस्वी यादव के नाम पर जो अपनी भौएं सिकोड़ ली हैं वो नहीं सिकोड़ी होंगी ना। इसका मतलब एक गेम है और ये मैसेज आपको देने की कोशिश है सीधे सीधे। नहीं, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि अगस्त में जब जदयू और आरजेडी की सरकार बनी तो वो उसका एकमात्र मकसद था बिहार से भाजपा सरकार को उखाड़ करके फेंकना। और उसके बाद 2024 भी मकसद था जहां सभी विपक्षी एक होकर के पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना। एक ऐसी सरकार जो धर्म का आड़ लेकर के गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिसको चिंता नहीं है, जो झूठे 2022 तक सबको पक्का मकान देने की वादे करती है, जो किसानों की दुगनी आय करने की बात करती है, जो आप 10 लाख नौकरी पे लगी हुई है वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी की देने की बात करने वाली ऐसी झूठी सरकार, ऐसी संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जदयू और आरजेडी के गठबंधन हुआ। और यही शायद, हमें नहीं पता कि क्या डील है और क्या डील नहीं है, वो किसी को भी नहीं पता। ये बातें तो जदयू को भी नहीं पता है कि डील क्या थी, वो बात आरजेडी को भी नहीं पता है कि डील क्या थी, वो बात सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के दिमाग में है। मैं उनका कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं सुन रही थी तो मैंने सुना उनको भी कि वो कह रहे थे कि वो जमीर बेचकर अमीर नहीं बनते, क्योंकि जो चीज एक बार बिक जाती है तो फिर बिक जाती है, इसीलिए वो जमीर बेचते नहीं है, वो जमीर गिरवी रखते हैं कि जब चाहे उस गिरवी पड़ी जमीर को छुड़ा ले। जैसे फरवरी 2009 में छुड़ाए, गिरवी रखी, जदयू से दुखी होकर के उन्होंने पार्टी बनाई और फरवरी 2009 में और नवंबर में फिर वो अलग हो गए, उसी में मर्ज हो गए। फिर 2013 में फिर जदयू से नाराज होकर के नीतीश कुमार से पार्टी बनाई और फिर जाकर के फिर रितु जी चुनाव के बाद 2021 में 20 चुनाव के बाद 2021 में फिर वो जदयू के साथ मिली और फिर एक पार्टी बनाई। रितु जी, सब लोग कौन का आकर्षण है? सारे मेहमान एक मिनट ऐसा कौन सा हिस्सा है जो वो वहां से जदयू से नहीं मिला तो वो सरकार ठीक चुनाव से पहले सरकार बनाने से वो धन या वो हिस्सा उनको मिल जाएगा? ये रितु जी बड़ी बात बताएंगे। रितु जी, क्योंकि आज इस पैनल में मैं आ रही हूँ आपके पास। इस पैनल में आज सभी लोग शेरो शायरी कर रहे हैं तो मैंने सोचा एक शेर मैं भी बोल देती हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के साथ भी क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, किसने पलटू राम का नारा दिया, किसने किस तरीके की विधानसभा में बदतमीजी की, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, किसके लिए किया, इन सब पर तो मैं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन आप दोनों के बीच में हुआ, बात करेंगे, आप दोनों के बीच में हुआ तो सच था ना, ये तो सच था। और वही बीजेपी तो सच था, आरजेडी और जेडीयू के बीच हुआ। मुफ्ती जी के साथ मिले, आपने उपेंद्र कुशवाहा का तो पूरा राजनीतिक बायोडाटा दिखा दिया, लेकिन थोड़ा आरजेडी का भी दिखा देती। चलिए फजल जी जवाब देंगे। हाँ, पहले मैं रीमा जी राष्ट्रीय जनता दल का बायोडाटा नहीं देखा जब 1990 में भाजपा के समर्थन से उन्होंने लालू यादव जी ने सरकार बनाई थी, उसका भी जिक्र थोड़ा कर लेती हूँ। उसी भाजपा के साथ जिसे वो आज अछूत मान रही हैं उसके समर्थन से सरकार बनाई थी। दूसरी बात, अनुप्रिया जी ने भाजपा के नेताओं को कहा कि भाजपा के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है।
तो जदयू में कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए तो पड़ोसी के घर ताक झांक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, उसी उत्तराधिकारी को जिसके खिलाफ उन्होंने लवकुश और अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज को लेकर समता पार्टी का गठन किया, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लिया। आज उसी नहीं फजल जी आपने अनंत विजय को सुना नहीं। फजल जी आपने अनंत विजय को सुना नहीं। उन्होंने तो सीधे तरह से बता दिया ना कि ये जो हो रहा है सब कुछ कि वाटर टेस्ट करने के लिए हो रहा है, कि थोड़ा सा आप बोल के देखो फिर देखते हैं राजनीति किस तरफ गर्माती है। तो लल्लन सिंह ने आज अगर कुछ बोला है उत्तराधिकारी के मुद्दे पर, तो वो तो एक तरीके से नीतीश बाबू आज साबित हो गया है। ऐसी कौन सी जनता सही है, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये अंगूर कौन से हैं, ये भी कौन से अंगूर की बात हो रही है जो खट्टे हैं? वो बताएंगे, अफजल जी बताएंगे भाई। नहीं आपने बोला ना कौन सा अंगूर है जो खट्टा है, किस अंगूर की बात चल रही है ये? भाई इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि बिहार की जनता का मैंडेट या बिहार की जनता का दर्द इनको नहीं दिखता है। बिहार की जनता का मैंडेट अनुप्रिया जी बिहार की जनता का मैंडेट आरजेडी के और आपके साथ नहीं था। बिहार की जनता का मैंडेट था नरेंद्र मोदी के साथ जब आप लोगों ने तालमेल किया था, वो मैंडेट है जिसकी सरकार अभी चल रही है। ये मैंडेट बिहार की जनता ने नहीं दिया था कि आरजेडी के साथ जाकर आप सरकार बनाएंगे। ये मैंडेट नहीं दिया था, ये मैंडेट नहीं दिया था अनुप्रिया जी, ये मैंडेट नहीं दिया था, ये मैंडेट नहीं दिया था। जिनके नाम पर जाकर के वोट मांगे थे, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर वोट मांगे थे, उनका तो साथ छोड़ दिया, मैंडेट तो उनके नाम पर दिया था ना। हमने बिहार में हमेशा सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के। आपने जनता के मैंडेट की बात कही ना अनुप्रिया जी, मैंडेट आपको नहीं मिला था। बता तो रही हूँ, हमने ईडी और सीबीआई का छापा तो नहीं दिलवाया। हमने सरकारी तंत्रों का मिसयूज नहीं किया। हमने अपनी जनता, अपने पार्टी के नेताओं से पूछा, उनको पूछ के हमने अपनी सरकार को बदला। और रहा कि अगर 2020 की बात करें, 2015 कैसे भूल जाते हैं? 2015 में सरकार महागठबंधन की बनी थी और 17 में धनंजय जी गिरी जब आए थे वहां पर प्रस्ताव। अनुप्रिया जी, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाई हूँ कि जेडीयू के किन लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और कौन लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि अभी तक आरजेडी के अलावा जेडीयू के किन नेताओं पर ईडी के छापे पड़े हैं, ये खुलासा नहीं हो पाया। चलिए धनंजय जी। देखिए, मैं अपने आपके पत्रकार, उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक चीज है। और हमारी बहन जो कह रही है कि भाई 28 बहुत देर से एहसास हुआ धनंजय जी इस बात का कि दोस्ती दुश्मनी से खराब है, बहुत देर से एहसास हुआ आपको भी? बिल्कुल, बिहार के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में हमने दलीय हित को, निज हित को किनारे रखा था कि अंधेरे की नुमाइंदगी ना हो जाए, बिहार में जंगल राज ना आ जाए, 20 साल बाद वाली वो डरावनी फिल्म ना आ जाए, उससे बचाने के लिए बिहार को हम लोगों ने त्याग तपस्या किया था। अब रही बात हमारी जो बहन कह रही है, जो अरब के एक बड़े आलिम हुए, उन्होंने कहा जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे नंबर का दल, यानी कि टेक्निकली आप देखिए तो 108वें नंबर की पार्टी ये कह रही है कि में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी, कहीं आरडब्ल्यूए, कहीं गांव में कोई चुनाव लड़े हो अपने पर न पाए। धनंजय जी, अगर ऐसी बात है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं ही नीतीश कुमार, तो फिर तो थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि अब तो वो विपक्षी एकजुटता और आपको 100 सीटों पर सिमटने की बात कर रहे हैं 2024 में। देखिए कोई भी अपनी हैसियत के हिसाब से बात करता है ना। नीतीश जी 108वें नंबर के दल हैं, अपने बल पर लड़े तो 2 सीटें उनको आई। एक बात पे रहिए धनंजय जी, अपने हैसियत के हिसाब से बात करेंगे। नीतीश कुमार अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, हमारी अनुकंपा पे है, राजद के अनुकंपा पे। उन निजबल, भुजबल, बाहुबल, व्यवस्थाबल और विचार के बल से तो कभी बने नहीं है। जो आदमी अनुकंपा पे अपना जीवन काट रहा है, कहां तक सोचता है? तो ये क्या बकत बिहार की जनता आज एक ही नाम करे कि बकस दो नीतीश कुमार। आप इतने आएगा 22 और बिहार की जनता सुनिए ना, हम मान रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी दर्द आपको जेडीयू से ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मंशा को नस्तानाबूद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार का एक चेहरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके हर एक कुरीति के बारे में वो जानते हैं और यही डर आपको सता रहा है। और यही डर के कारण आप देखिए पूरे देश में जहां भी मैं जिस भी चैनल पे बात करूं, मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत चिंता हो रही है कि वो किस ओर जाएंगे, वो जिस ओर जाएंगे उस ओर वो। अनुप्रिया जी, इस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही कि वो किस ओर जाएंगे, कौन उनकी ओर जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है।
बताइए, क्योंकि अभी तक कोई उनकी ओर आया ही नहीं है। बता रहे थे ओके परेशान है तीसरे नंबर की पार्टी के लिए, मान रहे हैं हम तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आपके यहाँ कोई चेहरा नहीं है, आपके यहाँ कोई नीति नहीं है जो बिहार की जनता को आप दे पाइएगा। इसलिए आपने बार बार 2005, 2010, 2015 में आपने देख लिया हमसे अलग होकर के क्या आपका था, आपके पास वो करिश्मा चेहरा था, वो 56 इंच का सीना था, लेकिन तब भी आपने बिहार में सरकार नहीं बना पाई। मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया कि 2014 में सिर्फ 2 सीटें आई नीतीश के चेहरे पर। ओके अनुप्रिया जी वक्त की बात है, वक्त की बात है, एक मिनट। जहाँ पे आप फिसदी नजर आते हैं वहां की बात नहीं करते, 15 की बात क्यों नहीं करते? 15 के बारे में बोल दीजिए। अनुप्रिया जी, हम तो मान रहे हैं इतिहास से आगे बढ़ने की जरूरत है, देश को इतिहास से आगे बढ़ने की जरूरत है अब, और इसीलिए थोड़ा सा देश आगे बढ़ चुका है। एक मिनट भाजपा मुक्त भारत, अनंत विजय जी, ओके अनुप्रिया जी, अनंत विजय जी के पास में एक बार आना चाहूंगी, क्योंकि अनंत विजय जी जो आपने बात कही उस पर तो बड़ी यहाँ पर थोड़ी बहस गर्मा गर्म हो गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, इतने बड़े रणनीतिकार और इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं ही नीतीश कुमार, तो फिर सारे दल, अभी तो कांग्रेस ने भी लगभग उनकी बात को नकार ही दिया है, कोई उनके साथ अभी मंच साझा कर नहीं रहा है, इस रैली में भी कौन आएगा नहीं आएगा उस पर भी अभी डगमगा ही रहे। आज 2.5 घंटे का इंतजार तो तेजस्वी यादव ने ही उनको करवा दिया जिस फंक्शन में वो गए थे, और उनका जो गुस्सा था तेजस्वी यादव पर वो निकला एक वहां के ऑफिसर के ऊपर बेचारे पर, जिसने अंग्रेजी को लेकर के उनको लपेट दिया नीतीश कुमार ने। तो ये जो पूरी बात चल रही है, आखिर 100 सीटें जिसका दावा नीतीश कुमार बीजेपी को समेटने का कर रहे हैं, उसकी रणनीति फिर क्या बना पा रहे हैं वो? देखिए, अब आप सब लोगों ने शायरी कहा तो मुझे भी एक शेर पढ़ने का मन कर रहा है कि वो खफा है तो रहे, वो खफा है तो रहे, पर इतना तो बता दे कि मेरे आने की खबर सुनकर संवरता क्यों है। तो ये जो पूरी कवायद हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिहार बहुत ही असीमित संभावनाओं की राजनीति होती है। 2024 के चुनाव के पहले कौन सा गठबंधन बन जाएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो कुछ अजीबोगरीब होता हुआ देख रहा हूं बिहार में। एक पार्टी के नेता को बड़ी जल्दीबाजी है, दूसरे पार्टी के नेता बड़े स्थिर है, तीसरी एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बैठ के किनारे में एक खेल देख रही है कि आप लोग वहां क्या खेल रहे हो। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक अलग चाल चल दी है अपनी। तो अब बिहार की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कुछ दिलचस्प घटित होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। और उसी दिलचस्प राजनीति की घटना को रोकने के लिए नीतीश कुमार और ललन सिंह की जो जुगलबंदी चल रही है, वो उसी राजनीति के बारे में एक पूर्व पीठिका तैयार कर रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। आप याद करिए 2017 के आसपास भी कुछ इसी तरह का माहौल बनाया था। फजल इमाम मलिक साहब को याद होगा, ये पत्रकार भी रहे, हमारे मित्र भी हैं। तो वो आप देखिए, बहुत सारी स्थितियां, बहुत समानता देखी जा रही है। तो बिहार में क्या हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, ये कहना बहुत कठिन है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो अभी लगता है ना कि कांग्रेस ने अभी वहां श्रीनगर में नीतीश जी को बुलाया था, उनकी पार्टी को उस रैली में गए नहीं थे, और बहुत सारी चीजें कांग्रेस को लेकर है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक बात मैं 10 सेकंड और लूंगा कि जो अभी G20 का प्रेसिडेंसी भारत के पास है और G20 देशों के लोग यहाँ आएंगे, और बिहार की मदर ऑफ डेमोक्रेसी को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है, वैसे में बिहार के नेताओं को डेमोक्रेसी के प्रति बहुत गंभीरता पूर्वक आचरण करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरे पास वक्त की बात है, सिर्फ 2 मिनट है। मैं रितु जी एक सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो अपमान टाइप ही हो गया एक तरीके से तेजस्वी यादव का, प्लानिंग तो पता चली गई है कि अभी 2025 बहुत दूर है, तो आज की बात करें तो इस पर कुछ जेडीयू से आप लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे क्या? पहले ही स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ये गठबंधन जो हुआ है वो बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकने से हमें, अब इन्होंने जो भी बात करी ना कि बीजेपी ठीक है, बात करी ना कि बीजेपी ठीक है, ओके, छापा पड़ा, महंगा बढ़ता हुआ, ओके, वक्त नहीं है रितु जी मेरे पास। फजल जी, ओके, अंत में चलते फजल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग बीजेपी का हाथ कब थामेंगे, चुनाव के बाद या पहले?
नहीं, अभी तो ये बहुत कहना जल्दबाजी होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सचिव के देखिए कुछ धुरंधर लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही। ओके। तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि वक्त आने पर कौन सी पार्टी के? जनता दल यूनाइटेड की बात मैं कह रहा हूँ कि वक्त आने पर तुझे बता दूंगा, तुझे मैं अब हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। कुछ ठीक है भाई, कुछ तो कर दीजिए। नहीं, वो आपसे आप हम बात कर लेंगे विजय भाई। अच्छा चलिए ठीक है, वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज इस विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जिस तरह की बात हमेशा नीतीश कुमार को लेकर होती रही है, क्योंकि कई तरह के तमगे उनको अब तक राजनीति में दिए जाते रहे, और आज जिस तरह से राजनीति का उलटफेर चल रहा है, एक तरीके से उन्होंने वाटर टेस्ट करने की जो कोशिश की कि तेजस्वी के पक्ष में मैं बोलूंगा, ललन सिंह उनके फेवर में आकर के नहीं बोलते हैं, और साथ में कांग्रेस को जो उन्होंने एक समझौता, एक कुछ सीटों को लेकर के जो बात की थी, उसको लेकर उन्हें अब तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जैसा कि अनंत विजय जी का कहना है कि बिहार की राजनीति लगता है बहुत कुछ अभी तय करने वाली है, और वहां से विपक्षी एकजुटता के बारे में भी बहुत कुछ तय होगा, इंतजार उसी का है। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।